देखिए, बिहार की सियासत हमेशा देश के केंद्रीय बिंदु में रहता है और लगातार अब बिहार में जो तख्ता पलट हुआ, हालांकि चेहरा नीतीश कुमार रहे। अब सवाल है, सरकार बन गई ठीक है, लेकिन क्या एनडीए में ऑल इज वेल है? ये सवाल उठ रहे हैं और इसके हम मायने आज समझेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का बिहार झारखंड प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंशी आनंद। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कई वादे भी किए जाते हैं और बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है। फिर से नौकरी देने का वादा किया गया है। वो क्या वाकई एक पॉलिटिकल एजेंडा है या उसके पीछे कुछ और एजेंडा है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश पोद्दार, जो कि प्रवक्ता बीजेपी है, सरोज सिंह जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हम, प्रमोद सिन्हा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरजेडी से, कमल कमलेश जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, वहीं हमारे सहयोगी सौरभ कुमार भी जुड़ चुके हैं पटना से। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बयान सुना देना चाहती हूँ ताकि उससे और क्लियर हो जाए कि आखिर ये चर्चा क्यों करनी पड़ी। जरा जीतन राम मांझी ने जो कहा है वो सुना देते हैं। अब एहसान वाली बात सामने आ गई है और ये हमेशा से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के कुछ रिश्ते ही ऐसे रहे हैं। पहले बयान सुन ले। पहले भी हमारी प्राथमिकता थी। 2020 में हम लोगों ने तय किया था कि 7 निश्चय पार्ट 2 में 10 लाख लोगों को रोजगार देना है, नौकरी देनी है, पक्की नौकरी, उसको भी पूरा करना है। अभी तक जो हमारे अधूरे सपने रह गए, आज भी मैं जब यहाँ आ रहा था तो हमने अभी लघु उद्यमी योजना की शुरुआत किया और लगभग धन्यवाद जी लगभग पहले से काम कर रहे थे। आज हमने लघु उद्यमी योजना के माध्यम से 50,000 लोगों को 50,000 रुपया देकर 2 लाख रुपया तक के लिए उनको सहायता दिया जाएगा कि वो एक योजना और अपने घर में उद्योग चलाने का काम शुरुआत कर सके। और योजना के तहत लगभग 94 लाख परिवार को पूरे बिहार में गरीबों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 1 लाख परिवार को इस साल हम लोगों ने तय करने का काम किया है और आगे इसको लेते जाएंगे। 5 साल में सभी 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए का सहायता देकर उनको उद्योग के मुख्य धारा में लाने का काम किया है। तो देखिए, जीतन राम मांझी का बयान भी हम सुनवाएंगे। हालांकि सम्राट चौधरी का बयान इसलिए सुनाया क्योंकि उन्होंने वादे किए हैं। बिहार में नौकरी एक बड़ा वादा और एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं अपनी सहयोगी सौरभ का रुख कर लेती हूँ। सौरभ, आपने बहुत उठापटक बिहार की राजनीति में हमेशा देखते रहे ग्राउंड जीरो से, ठीक है, सरकार बन गई, लेकिन सौरभ, जीतन राम मांझी जो कि हमेशा आप देखिए, भले ठीक है और उनके 4 विधायक रहते, लेकिन सेंटर ऑफ बिंदु में हमेशा रहते हैं। और अब उन्होंने ये फिर कई बार दोहराया उन्होंने कि मुझे तो सीएम का ऑफर था, आपको याद होगा, एहसान वाली बात कही। तो क्या ये समझिए तो इशारा है ही ना सौरभ कि बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी तो देखिए सीट का बंटवारा भी नहीं हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए। क्या मायने समझे सौरभ इसको? बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि आपने खुद ही सवाल किया है तो जवाब भी आपने खुद दे दिया है कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ जी। तो आगे जो सबसे बड़ा पेच है ना, वो सीटों का बंटवारा है। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। कारण उसके पहले अगर नीतीश कुमार नहीं गए थे तो उससे पहले लगभग तय माना जा रहा था कि बीजेपी जो है वो करीब 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जो 10 सीटें हैं उसमें सहयोगी पार्टियों को वो देगी। उसमें हो सकता था कि रामविलास पासवान की जो पार्टी है, दोनों गुट, चाहे पशुपति पारस की हो या फिर चिराग पासवान की जो गुट हो, तो उसमें 6 सीटें दी जाएगी। बाकी जो 4 सीटें बचेगी उसमें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दिया जाएगा। लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार आ गए हैं तो निश्चित रूप से अब सीटों का बंटवारा पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार पिछली बार अगर बात करें तो करीब 17 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और 16 सीटों पर पार्टी जीती भी थी, नीतीश कुमार की पार्टी। 16 उनके वर्तमान में सांसद भी हैं। तो निश्चित तौर पर अब नीतीश कुमार चाहेंगे कि 16 सीटें कम से कम उनको जरूर मिले, ताकि उनकी जो सिटिंग सीट है, उनके जो वर्तमान सांसद है, उनको एडजस्ट किया जाए। तो परेशानी सबसे बड़ी जो है वही है कि सीटों का जो नुकसान होगा वो कोई नहीं चाहता है, कोई नेता नहीं चाहता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है।
तो उसको लेकर एक प्रेशर जो बिल्डअप किया जाए वो हर तरफ जी से किया जा रहा है, चाहे जीतन राम मांझी से के तरफ से हो या फिर चिराग पासवान का भी आपने बयान देखा होगा। जब बिल्कुल। बिहार में नई सरकार बनी थी तब उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई जो है वो नीतीश कुमार से कभी नहीं रही है, नीतियों को लेकर हमारी लड़ाई रही है और आगे भी अगर नीति जो हमारे पार्टी का जो वादा है अगर उस पर मौजूदा सरकार खरी नहीं उतरेगी तो आगे भी हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। तो निश्चित रूप से और अगर आप जीतन राम मांझी का बयान देखें या फिर आज मैं देख रहा था कि गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी केंद्र की उपलब्धि गिनाई थी। तो ये हाँ सवाल जब पूछा गया, वर्तमान में जो जदयू के मंत्री हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं श्रवण कुमार, जब उनसे पूछा गया गिरिराज सिंह के बयान का मतलब क्या है तो उन्होंने बोला कि गिरिराज सिंह जो हैं वो ऐसे ही बयानबाजी करते रहते हैं, उनके बयान का कोई मतलब नहीं है और आप लोगों को उनके बयान को काफी गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से ये जो बयानबाजी है अभी 1 महीने नहीं हुए, 28 बिल्कुल सौरभ। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन बयानबाजी जो है ना वो उसमें तल्खी नजर आने लगी है। आप सहयोगी पार्टी हैं, आप सभी एनडीए में हैं, उसके बावजूद जो बयानबाजी में तल्खी नहीं होनी चाहिए, अभी 1 महीना हुआ है लेकिन वो तल्खी नजर आ रही है। 1 महीना हुआ है, बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ, कई और पॉइंट आपने यहाँ पर उजागर किया है और सौरभ राकेश पोदार जी से जरा समझने की कोशिश करते हैं। राकेश पोदार जी, हालांकि मुझे ये बयान का नहीं पता था, अभी सौरभ ने एक और नया बयान भी बता दिया गिरिराज सिंह के बयान के बाद। तो ये है कि अभी 2 पल साथ भी नहीं चले और कारवां अलग अलग हट गया, कम से कम कुछ पल तो साथ गुजार लेते और ये तल्खी। और अभी तो कहते हैं ना कि अभी मेन पड़ाव तो आप बाकी है राकेश पोदार जी, कैसे सहयोगियों को संभालेंगे? ठीक है, सरकार तो बना लिया है बिहार में, लेकिन क्या आगे बिखराव हो जाएगा अगर ऐसी परिस्थितियां रही तो? नहीं नहीं, ऐसा कोई बिखराव होने की बात नहीं है। हम लोग मिल बांट के शीर्ष नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी कार्ड है, जो विकास के मुद्दे हैं, उसमें चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे हमारे चिराग पासवान जी हो, चाहे पशुपति कुमार पारस हो, सभी मिलके विकास के नाम पे हम लोग बिहार के अंदर चुनाव में लड़ेंगे। और हमारी लड़ाई जो है एक तरफ परिवारवाद से है, एक तरफ भ्रष्टाचारी लोगों से है जो भ्रष्टाचारी के जन्नी कहे जाते हैं। ठीक है, लड़ेंगे तभी तो जब साथ चलेंगे राकेश पोदार जी, क्योंकि अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। जीतन राम मांझी के देखिए बयान आ रहे हैं और अभी मैंने देखा है कि कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ है पोदार जी। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ऑल इज वेल लग रहा है? ये आप बखूबी समझते होंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब सीटों का बंटवारा, और देखिए राजनीति में हर कोई महत्वाकांक्षा लेकर आता है राकेश पोदार जी, ये बात तो अभी समझते हैं। ठीक है, मोदी जी की गारंटी है, ये तमाम मुद्दे हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर रही, लेकिन साथ सबको लेकर कैसे चलेंगे? सवाल तो ये है। नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के साथ पूरे देश के अंदर कार्य कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारी लड़ाई जो है एक तरफ परिवारवाद है, जो भ्रष्टाचार की जननी कहा जाता है, वंशवाद की जननी कहा जाता है, तुष्टीकरण की जननी कहा जाता है, उनसे हमारी लड़ाई है। एक तरफ देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो एक गरीब परिवार के गरीब का बेटा, जो चाय बेचने वाला जो था, जिसको राहुल बाबा चौकीदार चोर कहते थे, एक तरफ वो खड़ा है। तो हम लोग ने कहीं ना कहीं सभी लोगों के साथ मिलकर देश को विकसित देश करने का संकल्प लेते हैं। एक तरफ देख सकते परिवारवाद में शरद यादव हमेशा मुख्यमंत्री बनाने के, शरद पवार जी हमेशा मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी बिटिया के लिए लगे हुए हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के दूसरी बार फिर वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी, ठीक है, ये बात परिवारवाद बनाम यहाँ विकास की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, जनता भी समझेगी और जनता के बीच आप लोग जाएंगे चुनाव, लेकिन यहाँ सवाल मैं सीटों को लेकर समझने की कोशिश कर रही हूँ। मनोज सिंह जी से भी जरा समझते हैं। मनोज सिंह जी, जीतन राम मांझी की नाराजगी सामने, उन्होंने कहा कि मैं तो डटा रहा, लेकिन क्या जीतन राम मांझी को इनाम नहीं मिल रहा है? दूसरी तरफ से तो वो बार बार ये कहते हैं कि मुझे सीएम बनने का, ये तो क्यों नहीं चले गए उस वक्त? क्या पछतावा तो नहीं हो रहा है कि क्यों नहीं आरजेडी के साथ गए? सरोज सिंह जी, सरोज सिंह जी, क्या सुन पा रहे हैं आप सवाल?
आवाज आपकी नहीं आ रही है, फिर से एक बार दोहराएंगे आवाज? अब जब बोलेंगे फिर से एक सरोज बार। सिंह जी, अब आप सुन पा रहे हैं? आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? जी 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 बताएं। सरोज सिंह जी, क्या जी पछतावा तो नहीं रह गया जीतन राम मांझी को? वहां तो देखिए सीएम का नहीं, ऑफर था। देखिए सबसे पहले हमारी पार्टी का डिसीजन था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू से हैं। भारतीय हम्म। जनता पार्टी के साथ हम पार्टी का स्टैंड क्लियर था कि हम मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी के नेतृत्व में हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। अब उसमें जब हम्म। मोदी जी नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर लिए, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर लिए, तो हम लोग तो पहले से ही साथ थे। तो हम लोग का कहां से कोई बात इस तरीके से आती है कि हम लोग नीतीश कुमार के साथ कोई बात उस तरीके से, हम लोग मोदी जी के गारंटी के साथ है, मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जहां तक रही आपकी लेकिन क्या सवाल की, मोदी जी के साथ आप नीतीश जी से मन नहीं मिल रहा? नीतीश जी से क्या मन नहीं मिल नहीं रहा? नहीं नहीं क्योंकि है, चिराग पासवान नहीं ने नहीं तो कहा नहीं कि देखिए नीतीश मेरे नीतीश मुझे उनकी नीतियां पसंद नहीं और आगे देखिए भी नहीं देखिए रहेगी। देखिए हाँ। मैं चिराग पासवान जी और लोजपा के मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं हम पार्टी की बात रखने के लिए आया हूं और हम हाँ, पार्टी के आप प्रवक्ता लोग हैं। आप भी कह रहे हो ना मोदी मेरा की गारंटी के साथ है। जी 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 मेरा ये कहना है कि जो आपका सवाल है कि मांझी जी ने जी। कहा है कि हमारा मुख्यमंत्री हाँ। का ऑफर था, तो इस पूरे पूरे देश में सब लोग जानते हैं कि मांझी जी को मुख्यमंत्री के लिए ऑफर सारे पार्टियों ने किया था। मोदी जी ये मांझी जी ने अपने विधायकों के साथ डटे रहे नीतीश कुमार के सरकार को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। और नीतीश कुमार की जो सरकार बची है, सरकार जो आज चल रही है, मांझी जी के 4 विधायकों को बदौलत चल रही है। ऐसा तो ये ऐसा नहीं है और ये कोई आसान जताने और कहने वाली बात नहीं है। उनका जो परिप्रेक्ष्य था, जो कहने का जो बात था, वो एक मीटिंग और एक सभा में उन्होंने इस बात को अपनी बात को रखे हैं। तो क्या वो कोई पर्सनल तो कोई बात उन्होंने किया नहीं है मांझी जी ने? तो इसकी कोई मायना नहीं है, इसका सीटों कोई पर गलत बात अर्थ नहीं बन निकाला गई जाए। है क्या? सीटों पर देखिए बात बन गई जहां है जितनी सीट की डिमांड कर देखिए रहे थे जहां जीतन राम तक मांझी? देखिए जहां तक अंजलि जी सीटों की बात रही, तो जी। सीट के लिए तो ना हम पार्टी ने कोई सवाल उठाया है, ना लोजपा ने कोई सवाल उठाया है, न कोई उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी ने सवाल उठाया। सीट पर तो किसी को कोई अभी तक कोई बात बोला तो हमारे जानकारी में तो नहीं बोला है। अब आपके जानकारी में कोई बोला हो तो हमको नहीं पता। सीट के ऊपर हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि हमको 5 सीट चाहिए, 2 सीट चाहिए, कि 4 सीट चाहिए, कि 1 सीट चाहिए। अच्छा, मतलब किसी ने जितना अपनी मिलेगा आप सीट संतुष्ट हैं। देखिए लेकिन मुझे याद है कि देखिए जब ये पार्टी छोड़कर आए थे, जब उस वक्त छोड़ा था जीतन राम मांझी ने, सरोज जी आपको भी बहुत अच्छे से याद होगा बखूबी, जब उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ा था और आए थे एनडीए में, तो उस वक्त ये बड़ा मुद्दा था कि हमको ही विलय याद है आपको? ये बहुत बड़ा सवाल था। तो अब जो आप लोग जिसके लिए, हम के लिए, दलित पिछड़े की बात करती है हम, ठीक है, तो क्या अगर आप कह रहे हैं कि सीट नहीं तो कम सीट मिलेंगे, तो क्या आप लोग उस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे जितनी सीटें मिलेंगी? मेरा बस ये सवाल है। बीजेपी जो भी सीटें देंगे आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है? क्योंकि अभी है पोद्दार जी भी, वो भी मतलब मुझे लगता है संतुष्टि भी मिल जाएगा कि सब ऑल इज वेल है। सरोज सिंह जी। देखिए हम लोगों ने जब भी आए थे, जब हम लोग का अलायंस हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, सबको ये हम्म। पता है कि किसको कितना सीट पर और कहां पे लड़ना है। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा। कहने की बात है, सबको ये अंडरस्टूड है कि जो अलायंस में, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी अलायंस खड़े हैं, उनको कहां हम्म। और कितने सीटें चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक रूप से ये कहने की बात थोड़ी है कि हम सार्वजनिक रूप से अच्छा। कहें कि हमको 4 सीट चाहिए और 5 सीट चाहिए। हम लोग पूरी तरीके से मोदी जी के गारंटी के साथ, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी खड़ी है। और हमारी ठीक पार्टी है। को जो हमारी पार्टी के हिसाब से जो हमको सीट मिलेगा, वो हम लोग तो बेशर्त आए, कोई शर्त तो हम लोग का है नहीं। शर्त पर तो हम लोग आए नहीं, अच्छा। शर्त पर हमारे अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तो इसलिए क्योंकि अब हम लोग जेडीयू मोदी भी जी के साथ साथ में आ खड़े। गई है, कुशवाहा जी भी हैं, चिराग पास, सौरभ, ये समझने की सौरभ, ये आप जो ये आकलन कर रहे थे और भारतीय हम लोग जो जनता बयान पार्टी देख रहे हैं, या तो सरोज ये जी के हिसाब से भारतीय सब ठीक है, नहीं भी मिले तो नहीं मुझे लगता है नहीं कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि नहीं मोदी नहीं जी नहीं की गारंटी है, ये तो कोई भारतीय जनता आपत्ति नहीं। पार्टी को समझना है ना, बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो उनको जी। सब चीज जी। तय करना है, उनको अलायंस का सीट तय करना है, उनको कहाँ किसको सीट चाहिए उनको तय करना है। वो सब चीज, सब हमको लगता है कि समय आने के बाद, अब समय धीरे धीरे आने वाला है, समय आने के बाद ये सब चीज सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्रमोद जी से रिएक्शन ले लेते हैं। प्रमोद जी, आप लोगों ने सीएम का ऑफर दिया था, ठीक है, जीतन राम मांझी अभी भी, और देखिए सरोज सिंह का कहना है कि ठीक है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, जो मिल जाए वो भी ठीक है। तो मतलब बहुत ही, मतलब राजनीति में अगर ऐसा भाव आ जाए, तो मुझे लगता है विकास की तो जो बयार है वो कहां तक पहुंच जाएगी, है ना? कि यहाँ पे है कि बस काम से मतलब है, सीटों से मतलब नहीं है। सरोज सिंह जी, मतलब अगर ये चाहते हैं कि जनता तक विकास बस पहुंचे। प्रमोद जी। देखिए
एक माह पहले एनडीए की जो सरकार बनी, सरकार में शामिल तमाम घटक दल कहीं ना कहीं कश्मकश में है कि आने वाले जो लोकसभा का चुनाव है उसमें सीटों का बंटवारा कैसे होगा, और कहीं कहीं पर सतही तौर पर इन लोगों की चिंता भी प्रकट हो जाती है। आप देखिए, एक माह का समय बीत जाने को है, कैबिनेट का विस्तार अभी तक इन लोगों ने नहीं किया। पहले तो विभाग के बंटवारे में पहली बार ऐसा हुआ था कि लगभग एक सप्ताह से अधिक समय लगा विभाग के बंटवारे को। उसके बाद अभी एक माह का समय बीतने को है, अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। तो ये लोग किसी विचारधारा से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। ये सत्ता में इसलिए आए हैं कि कैसे मलाई खाएं, सत्ता का सुख कैसे भोगें, इसके लिए ये लोग सरकार बनाने का काम किए। और अभी बोल रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता परिवारवाद, तभी आप देखें 8 मंत्री को शपथ दिलाया गया है, उसमें 4 मंत्री इनके ऐसे हैं जो पारिवारिक राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। तो परिवारवाद पर अगर ये लोग बोल रहे हैं तो सबसे पहले अपने लोगों, अपने दल के जो राजनीतिक आका हैं उनको कहें कि ऐसे लोगों को परिवार राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों को टिकट न दें, उनको राजनीति में उनको मंत्री नहीं बनावे। जब परिवारवाद पर दोहरी राजनीति नहीं ना चलेगी। और रहा सवाल परिवारवाद का, तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपको याद होगा, सौरभ जी जानते हैं 2015 में वो सदन में गए, लेकिन 2013 से लगातार 2 साल तक वो एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम करते रहे। युवा राज्य से जुड़ करके पूरे बिहार के जिलों में जाने का काम किए, वो दौरा किए, लोगों से मिले जुले, उनकी भावनाओं को समझे। और यही उनकी सबसे बड़ी चिंता रही। उनका जो पहला कार्यक्रम था, बिहार में शिक्षा व्यवस्था एवं युवाओं के भविष्य पर सेमिनार उन्होंने करने का काम किया था। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था जो बेपटरी हो चुकी थी, उसको वापस लाने के लिए वो संकल्पित थे। आज आप देखें, महागठबंधन में जो 17 महीने की जो सरकार थी, इनका जो विजन था वो साफ और स्पष्ट था कि कैसे हम युवाओं को नौकरी दें, कैसे प्रतिभावान युवाओं को आगे। बार बार नीतीश भी ये कहते हैं कि क्रेडिट सिर्फ आरजेडी ले रही है। ठीक है, हम उससे अभी डिस्कशन में नहीं जाएंगे। सरोज सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप एक सेकेंड सुन लीजिए। जहां तक क्रेडिट की बात है, तो जो हमारे विभागीय मंत्री की उपलब्धि है, हमारे पार्टी के जो विभागीय मंत्री थे, उनके बारे में भी हम चर्चा नहीं करें लोगों से। और ये तो हमारे नेता तो बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन अच्छा काम कर रही है। कुछ कहना चाह रहे हैं। कमलेश जी भी बहुत देर से सुन रहे हैं, उनका भी रिएक्शन लेना है। सरोज सिंह जी जल्दी से। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये किस सरकार की बात है, किसकी उपलब्धि की बात ये बता रहे हैं। ये पिछले दरवाजे से सत्ता में आए थे। नीतीश कुमार जी इनको बिहार को उप मुख्यमंत्री बनाए थे। क्या जनता इनको दी थी समर्थन? जनता तो नीतीश कुमार को दिया था समर्थन, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को। और ये पिछले दरवाजे से तो बिहार में यही राजनीति हो रही है, उस पर तो क्या ही चर्चा करें, है ना। वो तो ठीक है। और जहां तक जब आए थे सरकार में, किस दरवाजे से इंटर किए थे? जहां तक रही सरकार की क्रेडिट लेने के बाद, तो बिहार में जो है मंत्री क्या करता है, मंत्री सारा तो मुख्यमंत्री होता है ना। बिना मुख्यमंत्री के आदेश से कौन सा बहाली कर लिए? बीपीएससी बहाली किया बिहार में, इनका शिक्षा विभाग क्या किया? सारा सरकार करती है ना, मुख्यमंत्री के बिना आदेश के कुछ होता है क्या? और ये अपने क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं। ये अपने क्रेडिट लेने की बात हो गई ना, कि हमारी पार्टी हमारे सहभागिता से हमने ये किया, ये क्रेडिट लेने की बात हो गई ना। तो ये बिल्कुल तो गलत है। 2020 का चुनाव, यही तो गलत है ना। और जहां तक बिहार विधानसभा, और जहां तक रही कैबिनेट विस्तार की बात, तो 7 मंत्री लेकर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने 1 साल तक सत्ता चलाई है। नीतीश मंत्री लेकर के कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे? उन्होंने साफ मना कर दिया था कि पैसा कहाँ से लाएंगे। जनता बखूबी समझेगी और चुनावी मैदान में दिखाई देगा। ठीक है, उज्ज्वला जी, 7 मंत्री लेकर के ये 1 साल तक सत्ता चलाए थे। क्या वो दिन भूल गए? अभी विधानसभा चल रहा है, मुख्यमंत्री कैबिनेट का विस्तार करेंगे। ये कोई अभी तो सत्ता, अभी तो तुरंत बहुमत सिद्ध हुआ है।
अभी तो विधानसभा चल रहा है, तो क्या कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा? क्या इनको पता है? किससे इनकी बात हुई है? पहली बार ऐसा हुआ है। ये मुख्यमंत्री का प्रोग्रेसिव है, विधानसभा चल रहा है, कैबिनेट का विस्तार भी होगी, आपको भी पता चलेगा। और सात मंत्री लेकर के 1 साल तक ये सत्ता चलाए थे, क्या भूल गए वो दिन अपना? ये ठीक है। कमलेश जी, जो सत्ता में होता है सवाल उससे पूछे जाएंगे। कमलेश जी, कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ, ठीक है, अभी अलग अलग दलील दी जाए, लेकिन बयानों को भी हम समझे। इसमें कोई दो राय नहीं, ये मुझे लगता है पोदार जी भी इस बात को बखूबी एग्री करेंगे, सरोज सिंह जी भी। मेरे पैनल पे जितने हैं, सौरभ लगातार ये चुनाव से लेकर हर चीज कवर करते हैं। सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको याद होगा पिछला विधानसभा तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे को एक सेंटर में लाया था, उसके बाद आपने देखा गारंटी पे गारंटी रोजगार मिला, कितना नहीं मिला मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन रोजगार चुनावी मुद्दा बिहार में बना। ये मुझे लगता है बीइंग ए बिहारी हर जनता की उत्साह था। और अब आपने देखा है कि फिर से गारंटी दी जा रही है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा जा सकता है। डिप्टी सीएम ने दिया है ये गारंटी। कमलेश जी, क्या ये गारंटी चुनावी गारंटी है? वाकई रोजगार के लिए अब सक्रिय हो रही है सरकार? जी बिल्कुल। यदि बीजेपी और एनडीए यदि कोई बात अभी कर रही है तो पूर्णतः ये चुनावी बातें हैं और जुमलाबाजी ही हो सकता है। इसमें कहीं से कोई भी आशंका की बात नहीं है कि ये क्या बोलते हैं और क्या करेंगे। चुनाव के बाद इनका क्या परसेप्शन रहेगा ये कोई नहीं जानता है। रही बात नौकरी देने की, तो ये जो भी बोल रहे हैं, चाहे चुनावी हो चाहे जो भी हो, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जनता के हित की बात हो रही है। और इससे यदि वो थोड़ा सा भी आंशिक रूप से भी यदि कुछ करें तो बिहार की जनता इससे, जो इतने सालों से जो बिखराव की स्थिति थी, नौकरी नहीं था, बेरोजगारी थी, तो कहीं ना कहीं उभर के इसमें वो आएंगे। जी बिल्कुल, एक बड़ा मुद्दा। सौरभ, पहले मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, उसके बाद मैं पोदार जी के पास भी जाऊंगी कि जो गारंटी दी जा रही है वो वाकई क्या एजेंडा है। सौरभ, बड़ा सवाल ये है कि ठीक है कैबिनेट विस्तार में, हालांकि सरोज सिंह जी का कहना है कि, लेकिन क्या इतना आसान होता है सौरभ? अभी सीटों का बंटवारा होना है। आपने देखा था हाजीपुर सीट को लेकर पहले चाचा भतीजे में तनातनी थी, और जब एनडीए में कई लोग शामिल हो गए थे उस वक्त ये परिस्थितियां तो नहीं थी कि जेडीयू शामिल होगी, सरोज सिंह जी भी अवेयर नहीं होंगे, जीतन मांझी भी अवेयर नहीं थे। लेकिन ठीक है, अब क्या लगता है आपको, इतना आसान है वो समीकरण बनाना सीटों को लेकर? सौरभ ये बिल्कुल आसान नहीं है। और जिस तरीके से जीतन राम मांझी बार बार ये कह रहे हैं कि हमने अपना एहसान जो है वो चुका दिया, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमें मुख्यमंत्री बनाया था, जो कि सदन के अंदर भी नीतीश कुमार ने कहा था कि हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया था और आपके पास कोई समझ नहीं थी। आपने देखा होगा कि कैसे उस बयान पर आग बबूला हो गए थे जीतन राम मांझी, और उसके बाद अब जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि हमने आपका एहसान जो है वो चुका दिया, यानी हिसाब जो है वो बराबर हो गया। अब हमारे और आपके बीच कोई रिलेशन नहीं है, कोई एहसान नहीं है। अब जो भी बात होगी वो प्रैक्टिकल होगी, यानी हमारी जो भागीदारी है, हमारी जो हिस्सेदारी है, उसके अनुसार हमें सीटें मिलनी चाहिए। बिल्कुल सौरभ जी। सौरभ, अपनी बात पूरी कीजिए। सौरभ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जैसा कि आप कह रहे थे, मैं बस तो आपकी बात वही मैं कह रहा था कि अब जीतन राम मांझी ये कहना चाह रहे हैं कि ये रिलेशन, जी बिल्कुल अंजलि, मैं वही कह रहा था कि जीतन राम मांझी ने ये कह दिया कि आपने जो मुझ पर एहसान किया था वो हमने चुका दिया, अब हिसाब बराबर हो गई है, अब जो भी बातें होगी वो प्रैक्टिकल बातें होगी। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेता के तरह बात करेगी, और हमारी जो हक है, हमारी जो अधिकार है, उसके अनुसार हमें सीटें मिलनी चाहिए। पहले भी आपने देखा होगा कि जब सरकार बन रही थी, उसके बाद जीतन राम मांझी ने ये मामला उठाया था कि हमें 2 मंत्री का पद चाहिए। हाँ। हालांकि उसके बाद जब मंत्री पद पर बात नहीं बनी तो जीतन राम मांझी ने ये कहा कि जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, क्या वो हमें कभी नहीं मिलेगा? वो जीतन राम मांझी के बेटे को कभी नहीं मिलेगा? क्या जीतन राम मांझी के बेटे को कभी भवन निर्माण नहीं मिलेगा? कभी उनको पथ निर्माण का जो मंत्रालय है वो नहीं दिया जाएगा?
तो निश्चित रूप से अपने लोगों को जीतन राम मांझी ये बताना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि हम पर जो नीतीश कुमार ने एहसान किया, हम उसको अब उस एहसान को हम चुका दिए। तो आगे जो है वो अब एक दलित बेटा को उसका अधिकार मिलना चाहिए। हमने सरकार बचाई है। अगर हम उस समय, और वो ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री का भी ऑफर हमारे पास था, लेकिन हमने उसको ठुकरा दिया। तो आप अगर अब हमारे सामने आएंगे तो निश्चित रूप से आप ये सोच के आइए कि पहली वाली जो हैसियत है हमारी वो नहीं है, हमारी हैसियत काफी बड़ी हो गई है। और अब जो आप सीटों को लेकर या जो भी आगे का जो भी फैसला लेंगे, उन बातों का ख्याल आप जरूर कीजिए। बिल्कुल सौरभ, उन्होंने एहसान वाली बात भी कही आपने, उन्होंने ये भी दिखाया कि चलो हमारे 4 विधायक थे उसके बाद ही बहुमत का, उन्होंने बहुत कुछ ये एक्सप्लेन किया। और आपने बहुत सही यहाँ पर सटीक आकलन किया है सौरभ, कि यहाँ पर यही जताने की कोशिश, क्योंकि आपको याद होगा और हम सब नहीं भूल सकते, वो याद ही रहेगा विधानसभा में जैसे नीतीश कुमार ने जो एहसान गिनाया था। चलिए वो अलग मुद्दा है, लेकिन अब जीतन राम मांझी मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल अटैकिंग और क्लियर मूड में है। और ये राजेश जी, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगी। एक तो नौकरी की गारंटी वाली बात, मोदी की गारंटी अभी चल रहा है देश में, ठीक है, लेकिन मैं बिहार के संदर्भ में समझने की कोशिश करूंगी। 10 लाख नौकरी, 10 लाख नौकरी, इसके पहले क्या हुआ था मैं उस पर नहीं, लेकिन अब फिर से गारंटी दी गई है नौकरी की। क्या ये चुनावी एजेंडा, क्योंकि ये सबको पता है, लेकिन बिहार में वाकई एक बदलाव की जरूरत है। एनडीए की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार से क्या आपको लगता है कि वो सपने पूरे हो पाएंगे? और दूसरा सवाल, सौरभ ने एक बहुत ही सटीक जो अभी आकलन किया है, क्या आपको लगता है कितना आसान है? सरोज सिंह जी कह रहे ठीक है, हम कोई शर्त के साथ नहीं आए थे, हमें तो जो भी मिलेगा, एक भी सीट मिल जाएगा तो वो भी माने, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई अगर जीतन राम मांझी कह रहे हैं तो उसके तो कुछ मायने होंगे ना खुदार्ची? देखिए अंजलि जी, मैं एक बात स्पष्ट आज करना चाहता हूं कि सभी लोग जितने भी पैनल पे बैठे हुए हैं, चाहे हमारे हम पार्टी के हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे सपोर्टर हैं, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सभी लोग चाहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण हो, राष्ट्र विकसित हो। और हम एक 10 लाख नौकरी की बात करते हैं। 10 लाख नौकरी हम लोगों ने, एनडीए सरकार ने पहले दे चुकी है, और उसी नौकरी को देने का काम जो बचा था अपने तेजस्वी जी दिए, तो वो हमारा ही दिया हुआ था 2021 एनडीए में। सरकार ने, राकेश जी, एनडीए सरकार ने 10 लाख नौकरी दे दी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। सौरभ जी, कब दे दी? 2005, मैं बता रहा हूँ सौरभ जी, 2005 से लेके जब 2021 तक हमारे बीच जो सरकार थी, हम लोगों ने देने का काम किया। जो अभी नौकरी दी गई, नहीं सर, कहां से 10 लाख लोगों, 10 लाख नौकरी कहां से दे दिया आपने? नहीं दिया सर, सौरभ जी, बिल्कुल नहीं दिया, कभी दिखा ही नहीं सर। आप सुनिए सौरभ जी, आपके चश्मे से हमको नहीं दिख रहा, अगर बात अलग है, लेकिन हमारे राकेश जी, राकेश जी, सौरभ आंकड़ों की बात कर रहे हैं ना, राकेश जी आंकड़ों पे बात कर रहे हैं सौरभ, हम लोग तो वो कभी दिखा नहीं, वो कब? राकेश जी अगर आप लोग, राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी अगर आप लोगों ने नौकरी दे दी होती 10 लाख, तो वो 2020 के विधानसभा चुनाव में वो मुद्दा नहीं बनता। और मुद्दा किसने बनाया? मुद्दा बनाया तेजस्वी यादव ने। आप लोग बैक से आए, तेजस्वी यादव ने रोजगार और नौकरी का मुद्दा बनाया, और इसी वजह से आरजेडी जो है वो 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन अगर आप लोग नौकरी दे देते ना, तब तो ये मुद्दा ही नहीं बनता। और आप लोगों के किसी नेता ने नहीं, मुझे याद है राकेश जी, मुझे याद है उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बयान दिया था कि कहां से देगा नौकरी 10 लाख, कहां से आएगा पैसा, और लालू यादव का नाम उन्होंने लिया था। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप ये मत बोलिए इस मंच पर कि आप लोगों ने 10 लाख नौकरी दे दी थी। अच्छा, उसके बाद
जी अंजलि जी, 2021 में हम लोगों ने जो विज्ञापन निकाला था, उस विज्ञापन में जो नौकरियां निकली थी, उसी नौकरी का देने का काम महागठबंधन में तेजस्वी जी और नीतीश जी ने दिया। और आप देख रहे होंगे कि गांधी मैदान के अंदर अगर उसका पोस्टर लगता था तो तेजस्वी जी के पोस्टर में उनकी फोटो क्यों गायब होती थी? माननीय नीतीश कुमार जानते थे कि मैं एनडीए के साथ रहकर ये नौकरियां निकाली थी, विज्ञापन हमने निकाली थी, इसीलिए उनकी पोस्टर में उनकी फोटो गायब रहती थी। अब आ जाइए दूसरी तरफ। मानते हैं कि पोस्टर, सौरभ, याद एक खुलासा तो हुआ आपके सवाल से कि पोस्टर जो गायब रहता था, क्योंकि उस वक्त जब हम सवाल आप पूछते थे तब उस वक्त कहा जाता था ऐसा नहीं है, ये आप लोगों का बनावा। एटलीस्ट ये चीज अब क्लियर हुआ कि क्यों गायब रहता था। राकेश जी जी की बातों से अंजलि जी, मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसीलिए गायब होता था कि नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार, जब हम लोग थे, डबल इंजन की सरकार थी, तो नौकरी हम लोगों ने निकाली। नीतीश कुमार जी चाहते थे कि एनडीए का दिया हुआ है नौकरी, तेजस्वी जी की फोटो नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए उनकी फोटो नहीं लगती थी। आज मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। अंजलि जी बोल रहे, अंजलि जी हमको भी बोलने का मौका, पता नहीं आप इतना बड़ा खुलासा किया आपने इतना बड़ा खुलासा किया। प्रमोद जी से मैं रिएक्शन लेने थी। राकेश जी बस एक सवाल है। नहीं, मेरी बात अंजलि जी, मैं बड़ी देर से सुन रहा था। अंजलि जी आप पहले मेरे बोलने दीजिए, आज मैं बोलने दीजिए। चलिए ठीक है, हमारी बातों को आपकी चश्मे से अगर नहीं समझ जाता, जनता की चश्मे से मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा था। और मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, देश के अंदर अंजलि जी 60 सालों से अगर राजनीति किसी ने किया तो तुष्टिकरण की राजनीति किया, जनादेश किसी ने लिया, तुष्टिकरण की जनादेश लिया, किसी ने जातिवाद के नाम पर जनादेश लिया, किसी ने परिवारवाद के नाम पे जनादेश लिया 60 सालों में, किसी ने भ्रष्टाचार के नाम पे जनादेश लिया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि चारों चीजों से अलग हटकर देश को राष्ट्रवाद बनाना है, विकसित भारत बनाना है। इसीलिए आज हम पार्टी के हमारे जो साथी बैठे हुए हैं, जनता दल के साथी बैठे हुए हैं, सभी आप कहते हैं बोलने नहीं देंगे। जातीय जनगणना जब बिहार में हुई थी, श्रेय ले रहे थे महागठबंधन, तो एनडीए की तरफ से कहा गया था कि ये भी तो एनडीए ने ही डिसाइड किया था। तो जब जाति पाति से ऊपर वाली बात हो रही है तो आप फिर क्यों जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने में भी एनडीए का ही क्रेडिट दे रहे थे? जितना काम हुआ आप कह रहे कि अभी महागठबंधन ने किया, इसका मतलब पीछे से नीतीश जी पहले पूछते थे बीजेपी के नेताओं से, उसके बाद वो काम हो रहा था। इसका मतलब तो नहीं अंजलि जी, वो बात अंजलि जी सुन लीजिए, देश के जी बोलिए। देश के प्रधानमंत्री बार बार वक्त कर रहे थे सदन के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में। आपको कह रहा था कि मीडिया के साथियों को कि देख लीजिए, देश में 4 ही जाति है, उसे महिला है चाहे गरीब है, बार बार कह रहे थे, किसान है, युवा है, हम लोग उसके लिए काम करते थे। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री फिर इस दूसरी बार अधिवेशन में कहा कि देश के अंदर जो किसी ने अगर वोट बैंक की राजनीति की, जनादेश की बात की, परिवारवाद की, किसी ने की, जाति के नाम पर देश को 60 साल वोट लेने का काम किया, क्या देश से वोट, जाति के नाम से देश चल सकता है? नहीं चल सकता है। हम लोग महिलाएं हैं तो एक सारी महिलाएं, जिसके लिए 33% आरक्षण देने का काम किया, 3 तलाक जैसे लोगों मुद्दे को हम लोगों ने खत्म किया। बहुत अच्छी नीति, मैं उससे तो सवाल ही नहीं उठा रही। मुद्दे पर मुझे बस ये बताइए, जातीय जनगणना में आप लोग क्यों बार बार क्रेडिट ले रहे थे कि ये एनडीए ने ही इस पर सहमति जताई थी? महागठबंधन, जब महागठबंधन की तरफ से जातीय जनगणना हुई थी बिहार में, तो क्यों क्रेडिट? मुझे ये बताइए। तो आप लोग कह देते कि हम लोग तो जाति पाति का मुद्दा ही नहीं है हमारे लिए। ये चीज क्लियर अब एजेंडा में कह देते। जातीय जनगणना के आप लोग अगेंस्ट है, मतलब आप लोग नहीं, मतलब ये आपको लगता है देश के लिए, विकास के लिए ये रोड़ा है? नहीं, अगर बिहार के मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री अगर जातिवाद पे और या आरक्षण देने का काम हुआ तो सदन में हम लोगों ने समर्थन दिया, क्योंकि उससे बिहार का विकास हो सकता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि देश के अंदर यही 4 ही जातियां हैं। हम लोग आज 60 साल से कोई भी पार्टी, आज 11 पार्टी या 7 पार्टी मिलकर गठबंधन जो इंडी गठबंधन बना है, उसमें शरद पवार क्या चाहते हैं? शरद पवार इसलिए चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुख्यमंत्री बन जाए। उद्धव ठाकरे क्या चाहते हैं? सौरभ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। देश का मिजाज बदल चुका है अंजलि जी। देश चाहता है राष्ट्रवाद के ऊपर काम हो, देश जाति पाति इस मुद्दों से हटकर देश को बिहार का भी विकास हो और बिहार में नौकरियों की बहार हो। मैं इतने सालों से बिहार की राजनीति को जितना भी समझ पाई हूँ, जितना विधानसभा, लेकिन इसीलिए 2020 मुझे चुनाव याद है। और सौरभ ने कहा, और इस बात में कोई मुझे याद है
कि तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे को उठाया था। इसके पहले भी सारी पार्टियां उठा लेती कि रोजगार भी बिहार में हमेशा तो जाति के अर्थ अंजलि जी, चुनाव हुआ ना। सौरभ अंजलि जी, एक सुन लीजिए, अंजलि जी, एक राकेश जी और भी लोग हैं, जल्दी से। हाँ 2005 से रोजगार नहीं मिला, लोगों की नौकरियां नहीं मिली, आत्मनिर्भर नहीं हुए, कि क्या उसके 2020 में आके आत्मनिर्भर हो गए? सुनिए राकेश जी, मैं ये तो कही नहीं रही कि कितने पर, अगर मैं आप चश्मे की बात कर रहे हैं, मैं आंकड़ों की बात कर रही हूँ। आपको याद होगा ना, मैं भी आंकड़ों से ही बात कर रहा हूँ आपसे, मैं भी आपके आंकड़ों से ही बात कर रहा हूँ। दिल्ली में मौजूद थी, सबसे ज्यादा पलायन वो दुख होता है, एक बिहारी होने के नाते दर्द होता है। और मुझे लगता है आप भी वहां मौजूद है, आप भी चाहते होंगे कि बिहार में भी रोजगार आए, बिहार के युवा भी वहां भी फैक्ट्रियां लगे। आखिर कब ये बिहार की तस्वीर बदलेगी? हमेशा ये चुनावी मुद्दा रहा है। देखिए वक्त की कमी है, अगर हम चाहें तो इस पर लंबा डिस्कशन हो सकता है, क्रेडिट वाली बात नहीं है। लेकिन सौरभ, मैं एक बात से कंफ्यूज हूँ, आती हूँ आपके पास प्रमोद जी। एक तरफ अभी कह रहे हैं राकेश जी कि ठीक है पोस्टर में इसीलिए तेजस्वी जी का नाम नहीं होता था, प्रमोद जी को भी क्लियर हो गया होगा। और मुझे लगता है तेजस्वी जी जो बार बार ये बात कहते थे और ये कई बार आरजेडी की तरफ से होता था, क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार को पता था कि काम तो एनडीए के रहते ही हुआ था और मोदी की पॉलिसी थी। सौरभ, जातीय जनगणना की फिर क्यों क्रेडिट को वोट लेने में एनडीए उस वक्त भी जुड़ी हुई थी? कई बार हमने इस पर डिस्कसन भी किया था सौरभ। ये बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से आज बीजेपी ने खुलासा किया कि पोस्टर से तेजस्वी यादव गायब क्यों रहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कंफ्यूज है बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्रेडिट ले तो कैसे ले, कारण जो काम हमने नहीं किया है अगर उसका क्रेडिट ले तो कैसे ले। मुझे याद है शिक्षक नियुक्ति की जो विज्ञापन निकली थी वो भी महागठबंधन की सरकार में जारी किया था। उस विज्ञापन को अधिसूचना जो जारी की गई थी उस वक्त भी महागठबंधन की सरकार थी। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में प्लानिंग हो गई कि 1 लाख 1.25 लाख शिक्षकों को नौकरी दी जाएगी, प्लानिंग पहले से चल रही होगी। लेकिन शासन किसका था? अधिसूचना जब जारी हुई तब शासन में कौन थे? और सबसे बड़ी बात है कि अगर नीतीश कुमार की बात करें या वो पोस्टर की बात करें तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम साथ किसी के भी रहे, यानी गठबंधन में मेरे साथ कोई भी रहे, लेकिन क्रेडिट लेने का अधिकार केवल मेरा है। ऐसा उन्होंने बाद में भी कहा। अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं अगर वो क्रेडिट ले रहे हैं तो वो क्यों ना ले क्रेडिट? 17 साल एज ए डिप्टी सीएम वो रहे हैं, उनकी सरकार में 17 महीने में वो सारा काम हुआ है जो 17 सालों में नहीं हुआ था। 4 लाख युवाओं को नौकरी दी गई जो पहले नहीं हुआ था। जाति आधारित गणना की गई, जब पूरी टीम जाकर प्रधानमंत्री से मिली थी और आग्रह किया था कि आप जाति आधारित गणना कराएं, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपको बिहार में करवाना है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन मैं देश में नहीं करवाऊंगा। और उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया था और सरकार ने अपने पैसे से करवाया। जब जातीय जनगणना चल रही थी तो बीजेपी के नेता ये सवाल खड़े कर रहे थे कि जाति आधारित गणना होगा ही नहीं। और जब हुई तब बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि कभी आंकड़े जारी नहीं होंगे। जब आंकड़े जारी हुए तब बीजेपी के नेताओं ने ये कहा कि केवल आंकड़े जारी करने से क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। तो पीछे पीछे बीजेपी आई, मजबूरी में आई। बीजेपी चाहती नहीं थी, लेकिन बीजेपी ये भी नहीं चाहती थी कि हम इसका विरोध करें, क्योंकि सबको पता है कि जाति आधारित गणना का अगर हम विरोध करेंगे तो फिर अगर हम चुनाव में पिछड़ा अति पिछड़ा के बीच जाएंगे, मेरा वोट बैंक का क्या होगा? तो निश्चित रूप से पहले बीजेपी नहीं चाहती थी कि जाति आधारित गणना बिहार में हो, उसके आंकड़े जारी हो, उस आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। लेकिन जब वो ये समझ गई कि सरकार जो है वो जीत पर आ रही है, वो जातीय जनगणना भी कराएगी, आंकड़े भी जारी करेगी और रिजर्वेशन का दायरा भी बढ़ाया जाएगा, तो बीजेपी की मजबूरी हो गई समर्थन करना। और बीजेपी ने वही किया। तो करना और कहने दोनों में अंतर हो। जी ठीक है, मैं अंजलि जी, मैं सौरभ जी की
सौरभ जी की बातों का ध्यान बोलना चाहता हूं। सौरभ जी हाँ, जल्दी से जो प्रमोद जी बहुत देर से हाँ, जो अति पिछड़ा और पिछड़ा की बात कर रहे हो, देश के प्रधानमंत्री उनका शौचालय बनाने का काम किया। जो अति पिछड़ा और पिछड़े की बात कर रहे हो, उनका घर बनाने का काम किया। जो अति पिछड़ा और पिछड़े की बात कर रहे हो, तो जल में नल डालने का काम किया। मैं तो ये भी देखा हूं सर, मैं तो ये भी सर, देश के प्रधानमंत्री सर मैं तो ये भी कोई भी योजना लाते हैं, हम लोग सर मैं लाते हैं, रोड मैप सर लाते हैं, मैं उसके घर तक सर मैं ये भी देखा हूं ना कि करता हूं, उसमें कोई जाति नहीं देखा जाता, अति पिछड़ा के घर जाएगा या पिछड़ा के घर जाएगा कि सर मैंने ये भी देखा, के घर जाएगा। अगर जाति की बात भी तो आप ही लोग कहते हैं सर, देश में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने अपनी जाति बताई, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने बताई जाति। उसके पहले मुझे नहीं याद है कि किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जाति बताई होगी। जब सौरभ जी, जब एक चौकीदार को आप चोर कहोगे, जब एक चाय बेचने वाले को कहोगे चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बने, आप कह सकते हो, कहोगे तो क्यों नहीं? अगर देश का प्रधानमंत्री कहेगा मैं गरीब का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, चाय बेचने वाला का बेटा हूं, अपनी जाति क्यों नहीं बताएगा? सौरभ ने जाति को, सौरभ ठीक है, किसान गरीब का बेटा पे सौरभ ने ये पूछा कि ये तो हम लोग देख ही रहे, प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी जाति बताई थी, तो जाति कार्ड, इस बात में मैं कोई को मुझे लगता है बोलने में मुझे संकोच भी नहीं है, और ये बात आप सब एग्री करेंगे, राजनीति में जाति और मुझे लगता है ये वाइस वर्सा चलती है। अंजलि जी, आप लोग क्या करते हैं ना कि मौका पर जब मौका लगता है जाति अंजलि जी लगता तो जाति पीछे हो जाती है। बहुत देर से बैठे हुए हैं। कांग्रेस भी देख रहा था कि महिलाओं को जब 33% आरक्षण दिया, उसमें कांग्रेस आई, तेजस्वी जी कहते थे ओबीसी भी की महिलाओं को कितना दे रहे थे, तो उनको जाति नहीं दिख रही थी, महिलाओं के अंदर भी जाति घोषते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री वो तो इनकार कहा करे, वो तो कर रहे हैं जाति पे राजनीति, वो लोग इनकार। प्रमोद जी राकेश जी, हाँ देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने जिन बातों का उल्लेख किया, तो इनका थोड़ा सा ज्ञान चक्षु हम खोलने का काम कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने क्या वायदा किया था देश के युवाओं से कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी 10 साल बीत गए हैं, अभी अरे 4.5 करोड़ मिला मेरे भाई। पहले सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे तो बीच में मैं नहीं बोल रहा था, इसलिए सुनिए, इसलिए सुना जाए। अभी राकेश जी फिर आप फंस जाएंगे। जो 4.5 करोड़ का 4.5 करोड़ का 4.5 करोड़ कैसे दिया, मैंने बताऊंगा सौरभ, मैं क्लियर करूंगा। कितने दिनों में दिया, कितने सालों में दिया? 4.5 करोड़ 10 सालों में हमें नौकरी दी, 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी, 3.5 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर किया गया, और 1 करोड़ को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दिलाने का काम किया। टोटल 5.5 करोड़ नौकरी हम लोगों ने दिया। सरकारी हिसाब से लगभग 8 लाख इन्होंने नौकरियां पिछले 10 सालों में दी है। और दूसरी बात, कोरोना पीरियड में लगभग 2,15,000 नौकरियां लोगों की चली गई। आप समझ सकते हैं कि देश के साथ इन लोगों ने किस प्रकार से जुमलाबाजी देश के युवाओं के साथ करने का काम किया। और जब महागठबंधन की सरकार इनको एहसास दिलाने का काम किए और युवाओं को नौकरी देने की बात करने लगे, तब इन लोगों के पेट में मरोड़ा होने लगा। आज ये 2021 में हमारा विज्ञापन था, 2021 में हमारा विज्ञापन था, उसकी सौरभ जी खोल चुके हैं। नौकरियां दी जा रही थी वो केंद्र सरकार के उन तमाम योजनाओं पर हम विशेष रूप से चर्चा करने को तैयार है, जिनके लिए आप जो है बाहें फैला करके क्रेडिट लेते हैं। किसी भी योजना का आप जैसे जिक्र कर लीजिए, कोई भी आपकी योजना जो है जमीन पर धरातल पर नहीं उतर पाई है। ठीक है, पर मुझे सरोज सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सरोज सिंह जी जल्दी से, वक्त की कमी है। देखिए, अभी सौरभ भाई एक चर्चा कर रहे थे बहुत जोरों से जातीय आंकड़ा पर, मैं उसी पर थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि जातीय आंकड़ा जब हुआ तो जातीय आंकड़ा पर सारे पार्टियां का किस किस पार्टी ने क्या क्या बोला और क्या क्या नहीं बोला, ये सर्वविदित है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जातीय आंकड़ा का जब हो रहा था तो सर्वदलीय बैठक हुई थी और सारे पार्टियां लोग उसमें सहभागिता थी। सारे पार्टी को, तो किसी एक पार्टी को क्रेडिट देने की बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक हुई थी, सारे लोगों ने प्रधानमंत्री के पास गया था।
तो मान लेना नहीं, राकेश जी, बिल्कुल नहीं नहीं, बीजेपी क्या नहीं, करती है ना, मैं- तभी तो कहती है जाति मैं गणना होनी चाहिए, तो अंजलि ये मुद्दा था। अंजलि जी मैं राकेश जी क्या बोल रहे हैं, राकेश जी प्रतिक्रिया ले उसका लीजिएगा जवाब अंजलि राकेश जी। उसका जवाब राकेश जी देंगे और भारतीय जनता पार्टी देगी। मेरा सिर्फ यही कहना है कि सर्वदलीय बैठक हुई थी, सारे पार्टियों ने मिलकर के प्रधानमंत्री के पास गए थे और ये जी, सर्वदलीय बिल्कुल। तय हुआ था। और जहां तक रही ये नौकरी की बात, तो आज ये नीतीश कुमार के साथ जब जब ये आते हैं तभी तो नौकरी की आ जाती है। और 2005 के बाद ये माई बाप की समीकरण था, ये लोग सारे लोग थे उसमें। माई समीकरण गिनाते हैं, उस समय भी क्या समीकरण गिनाते हैं, उस समय भी राबड़ी देवी लालू जी की सरकार थी। 2005 के पहले भी तो याद करावे कि कितनी नौकरियां थी, उस समय याद नहीं है इनको कितनी नौकरियां थी बिहार में। आज रोजगार और बेरोजगारी इनको याद आ रहा है। नीतीश कुमार के साथ अंजलि जी जब ये आते हैं तो प्रतिक्रिया। सारी याद इनको आ जाती है। ये नीतीश कुमार का देन है कि नीतीश कुमार जब जब इधर नहीं, उस उधर समय होते हैं तो विपक्ष में ही थे, कभी कभी जब उनको लेकर तेजस्वी ने नौकरी वाली बात की थी, तो उस समय चुनाव, उस समय जी एनडीए की नौकरी सरकार जी थी। जी नौकरी हाँ, वाली तब बात उन्होंने जब उन्होंने ये की वादा, थी। चुनावी वादा, मैं नहीं कह रही किसने दिया, जी मैं बार बार बिल्कुल की बात बिल्कुल करी, लेकिन बिहार की बिल्कुल बिल्कुल राजनीति में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना। आज सम्राट चौधरी भी ये बिल्कुल वादा कर रहे हैं कि हम एक इतने लाख तो मैं ये कह रही हूँ अच्छी बात है, राजनीति में ऐसी चर्चा होनी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल और ये बिल्कुल मुझे लगता है अच्छा प्रचलन है। आज बीजेपी भी ये बिल्कुल बातें बहुत कर रही है, बहुत आपकी बात, ये जेडीयू ने स्वागत भी ये वादा इसका किया था। ये इसका स्वागत जो कदम है अंजलि जी, ये स्वागत जो कदम है सम्राट चौधरी जी ने जो बोला है, ये बहुत ही स्वागत जो कदम है। उन्होंने बताया है कि 25 से पहले हम लोग 10 लाख रोजगार जो उसको पूरा करेंगे। आज शायद सौरभ भाई को भी इसको पता होगा। तो मेरा ये कहना है कि ये अच्छी मेरी पहल होनी प्रतिक्रिया ले लिया चाहिए, जाए। लेकिन हाँ, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि बिहार की राजनीति में, इसमें आप एग्री करेंगे ना सरोज सिंह जी? ठीक जी है, मैं फिर से होगा कि 2005 से पहले, मैं 2005 मेरे से पहले, मैं फिलहाल मौजूदा राजनीति पे बात कर रही हूँ। तो वही 2020 मेरा एक बिहार में चुनावी मुद्दा आया और वो तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लाया, और मुझे लगता है ये बिहार के युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात हुई कि आज आप और आज राजीव जी, साथ में प्रमोद जी, हर कोई बात कर रहा है, और तेजस्वी यादव ने युवाओं की ये नब्ज को समझा कि अभी युवा रोजगार चाहते हैं, ना कि जाति में उलझे रहे। ये मुझे लगता है बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन क्या वाकई एनडीए में एक इतना आसान है सीटों को लेकर बंटवारा? ये तो वक्त ही बताएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे साथ जुड़ने के लिए, और ये बिहार की जनता भी इंतजार करेगी, क्योंकि देखिए अब चुनावी मैदान में जब कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है तो पहले क्या होता है ना कि आपस में जब तालमेल होता है तो वो दिखाई भी देता है, और वो इशारे भी समझ में आते हैं। जीतन राम मांझी ने इशारों में बहुत कुछ कहा है, वक्त सब कुछ बता देता है। नमस्कार।